दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। दोस्तों, संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख किया गया है। इसमें दोस्तों संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका का उल्लेख आता है। संघ की कार्यपालिका में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, इन अधिकारियों में हम एक महत्वपूर्ण अधिकारी राष्ट्रपति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति जो एक बहुत महत्वपूर्ण गरिमामयी पद है भारत में, जिसे कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक है और दोस्तों शब्द से पता चल रहा है राष्ट्र का पति, राष्ट्र का मालिक होता है। वो राष्ट्र का जो मालिक होता है उसका पद इतना महत्वपूर्ण है कि पद पर रहते हुए कोई भी पत्रकार उसे साक्षात्कार नहीं ले सकता है। साक्षात्कार लेने का अर्थ है दोस्तों राष्ट्र से साक्षात्कार लेना। किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को इतना अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्र या राष्ट्र का जो सिंबल है, प्रतीक है, राष्ट्रपति से साक्षात्कार ले सके। प्रधानमंत्री से साक्षात्कार तो ले लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से कोई साक्षात्कार नहीं ले सकता। इसका कोई किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको फिर कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा, तभी आपको कुछ लाभ हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और यह संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि सरकार लोकसभा के प्रति या निम्न सदन के प्रति या लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। दोस्तों, नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान, जो नाम मात्र का प्रधान होता है उसे औपचारिक प्रधान भी बोलते हैं, प्रतीकात्मक प्रधान भी बोलते हैं, और वह नाम मात्र का प्रधान दोस्तों प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक प्रधान जो होता है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से अवश्य लिया है, लेकिन हूबहू नहीं लिया है। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपनी परिस्थिति में ढाला है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली जो स्थापित है उसमें संघ कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वहाँ के सम्राट या महारानी होती हैं, वह वंशानुगत होते हैं। जबकि हमने वंशानुगत नहीं अपनाया है, हमने गणराज्य के रूप में अपनाया है। हम अपने संघ कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति महोदय का अप्रत्यक्ष रूप से हम निर्वाचन करते हैं, 5 साल के लिए उनको चुना जाता है। जबकि ब्रिटेन में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है वह वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो सम्राट होता है, महारानी होती है, उसी पद पर पदासीन रहते हैं। जबकि हमने लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में दोस्तों नाम मात्र के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्हें प्रथम नागरिक भी कहा जाता है और यह संघ कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है और संघ कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों बहुत मामूली अंतर है। संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं और संघ कार्यपालिका के जो वास्तविक अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं।
अगर पूछा जाए संघ कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगर पूछा जाए संघ कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। एक बात और, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये तो हो गया दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में एक बेसिक डिफरेंस और एक तुलनात्मक अध्ययन। अब आते हैं हम संवैधानिक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 52 उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। जबकि अनुच्छेद 53 उल्लेख करता है संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रमद में सम्मिलित होगी। संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें सम्मिलित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में सम्मिलित होगी। और राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों, संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 53 में। और राष्ट्रपति महोदय की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 54 उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों 3 तत्व रोल अदा करते हैं, जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी पदाधिकारी हैं सब निर्वाचित सदस्य हैं। और एक तथ्य और स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में देखते हैं हम लोग, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो है, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि या रीत का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय विधि से होगा। यह एक विशेष स्थिति है, विशेष प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसलिए इसके निर्वाचन के लिए बहुमत की नहीं दोस्तों, विशेष बहुमत की जरूरत होती है, पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। और वह पूर्ण बहुमत होता है 50% + 1, जिसको वोट प्राप्त होता है वही निर्वाचन कोटे के तहत राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। तो वो जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल प्रक्रिया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है। और इनके चुनाव में 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके पास 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में हो और 50 सदस्य अनुमोदन करने के लिए उपलब्ध हो। दोस्तों, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसकी योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 58 में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है
कि भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु दोस्तों 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो और साथ ही साथ लाभ के पद पर आसीन न हो। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है और अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करती है कि कौन सा पद लाभ का पद होगा, कौन सा नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है। राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। हाई कोर्ट में या अन्य कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति महोदय जब निर्वाचित हो गए तो देखते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका वेतन कितना होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। CJI, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, इनका वेतन कितना होता है? वर्तमान समय में इन्हें 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल की बात करें तो पद ग्रहण करने से लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। पद ग्रहण कई बार पूछा गया दोस्तों, पद ग्रहण करने से लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। जबकि दोस्तों अमेरिका में जो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है वह 4 साल का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना साल का होता है? 4 साल का होता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारत में कोई नागरिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई नागरिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात का इस बात के संदर्भ में संविधान मौन है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है। दोस्तों, त्यागपत्र की बात करें अगर, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। अगर उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। एक बार ऐसी स्थिति आ चुकी है जब चीफ जस्टिस के जज महोदय मोहम्मद हिदायतुल्लाह महोदय को राष्ट्रपति पद संभालने का अवसर मिला था। हुआ यह था दोस्तों, भारत के एक राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति रहते हैं, वो कार्यवाहक पद को संभालते हैं। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि कार्यवाहक पद 6 महीने से ज़्यादा नहीं संभाला जा सकता, बीच में निर्वाचन कराना पड़ता है। तो निर्वाचन के लिए जैसे तैयारी हो रही थी तो वीवी गिरी महोदय राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति तो थे ही, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं। अब CJI के पास मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा मैं ही जो है राष्ट्रपति का पद संभालूंगा। तो इस तरह से मोहम्मद हिदायतुल्लाह महोदय ने पहली बार राष्ट्रपति के पद को संभाला था। दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। उसे संविधान में महाभियोग के नाम से बताया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग
की प्रक्रिया दोस्तों किस अवस्था में लाई जा सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण की दशा में लाई जा सकती है। जब कोई राष्ट्रपति अपने पद पर विराजमान हो और किसी संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा न कर पा रहा हो, तब उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। और महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों कहाँ लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। मतलब संसद ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद ही अधिकार रखती है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा को इस मामले में समान अधिकार प्राप्त है। अगर लोकसभा में या राज्यसभा के किसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाना है तो दोस्तों एक चौथाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। एक चौथाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में यह अभियोग लाया गया तो इसकी सुनवाई होगी, लोकसभा में बहस होगा और 2/3 बहुमत से अगर यह पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी अगर इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति महोदय को पद तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अभी तक पूरे संवैधानिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं हो पाई है। दोस्तों यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कई बार पूछा गया है महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 57 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के पद को कितनी बार सुशोभित कर सकता है? तो दोस्तों इस विषय में संविधान मौन है। सिर्फ अनुच्छेद 57 में इस बात का उल्लेख है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका मतलब है कि जितनी बार क्षमता हो, सामर्थ्य हो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका में प्रतिबंध है, कोई भी नागरिक 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति के पद को अगर रिक्त हो गया हो तो कितने माह में उसे पूरा कर लिया जाना चाहिए? 6 माह में। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा।